Now let us just see one good best practice of doing the requirement verification. अब जब हम एक बेस्ट प्रैक्टिस को डिस्कस कर रहे हैं तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के आई शुड नॉट गो इनटू द क्यूए प्रोसेसेस बिकॉज इस कोर्स का डोमेन वो नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन में करने चाहिए जस्ट टू अवॉइड द फेलियर्स इनटू द लेटर स्टेजेस. एक यूनिवर्सल ट्रुथ याद रखें सारे, this hold a true across the complete SDLC, and that universal truth is the later we find out any problem the more cost we have to bear. इससे मुराद ये है कि लॉजिकली कि अगर हमें कोई इशू इररिस्पेक्टिव के रिक्वायरमेंट का मसला था, डिजाइन का मसला था, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग का मसला था, उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हुए अगर हमने फॉर एग्जांपल हमारा प्रोजेक्ट अभी शुरू के फेज में है और फॉर एग्जांपल अभी 10% सिर्फ उसके रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हुई है, या हम किसी फेज के अर्ली फेज में है या अर्ली इंसेप्शन के फेज में है, अगर उस वक्त हमें कोई मसला नजर आ जाता है या वी आर एबल टू फाइंड आउट और वी आर एबल टू ट्रैक द इशू अर्लियर इन द फेज, उसको फिक्स करने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम होगी कंपेयर टू दैट कि हमें फॉर एग्जांपल डिजाइन फेज में जाके कोई मसला नजर आया एंड वी डिसाइडेड कि यार ये जो इशू है दैट इज अ ब्लॉकर इशू. ब्लॉकर इशू से मुरादी होती है कि यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर ईदर वे इनटू द डेवलपमेंट और इनटू द डिजाइन. तो इसका मतलब है कि यू हैव टू फिक्स दैट इशू, दैट ब्लॉकर इशू टू प्रोसीड फर्दर. अब इस इशू को फिक्स करने की कॉस्ट क्वांटमली इंक्रीज होती है just because of due to a reason कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एन इशू इन द डिजाइन फेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू फर्स्ट फिक्स द क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग, और अपनी अंडरस्टैंडिंग आपने सही करनी है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेज को आपने सही तरीके से फिक्स करना है, मतलब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को आपने सही करना है, रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन को आपने सही करना है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में गड़बड़ हुई है तो इसका मतलब ये हो कि जब हम ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग the bug or defect or issue is later in the SDLC is more than fixing it in the earlier. इसका मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट है in terms of effort, number one effort, in terms of a technical expertise, वो बहुत ज्यादा होती है. यानी फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट के शुरू में एक इशू को पकड़ लिया, हो सकता है आपको 2 घंटे लगे उस इशू को फिक्स करने में, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेस कर लिया, डिजाइन आपने कर लिया और आप अब कोडिंग में चले गए हैं और आपको ये पता लगा यार कि जो कोडिंग के लिए फॉर एग्जांपल कोई इशू आ गया है, अब कोडिंग का ये इशू डायरेक्टली रिलेट कर रहा है रिक्वायरमेंट से, तो अब हो सकता है आपको 10 से 12 घंटे लगें उस इशू को समझने के लिए. रीजन कि जब भी कोई इशू फिक्स करना होता है तो उसके अंदर 80-20 का रूल होता है कि 80% एफर्ट आपको लगती है टू ट्रेस द इशू. द मोर यू आर इनटू द एसडीएलसी द मोर टाइम यू नीड टू ट्रेस इनटू द इशू. मीन अगर कोडिंग में कोई इशू है तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि यार ये जो इशू बैकट्रैक है, क्या ये रिक्वायरमेंट का मसला है, क्या ये डिजाइन का मसला है, या ये कोडिंग का ही मसला है. तो 80% एफर्ट अमूमन रिक्वायरमेंट के अंदर या किसी भी इशू को फिक्स करने के हिसाब से उसको ट्रेस करने में, यानी उसका रूट कॉज कि इशू क्या है, फिक्सिंग में अमूमन 20% कॉस्ट लगती है, लेकिन दैट कॉस्ट इज टू मच इफ अगर हमारे पास कोई इशू लेटर इन द स्टेजेस कोई आ रहा है. दैट्स इशू नंबर 1 कि एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो डिफेक्ट है उसको आप कोशिश करें कि एज सून एज पॉसिबल हम लोग आइडेंटिफाई कर लें और उसको एज सून एज पॉसिबल हम लोग कैच कर लें. दैट्स द फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर एसडीएलसी. तो वी शुड नॉट वेट, यानी फॉर एग्जांपल एट टाइम ये होता है कि डेवलपर को या डिजाइनर को, डेटाबेस के डिजाइनर को, यूआई के डिजाइनर को कोई एक फ्लॉ इमिनेंट हो रहा होता है, यानी इसको क्लियरली नजर आ रहा होता है कि फॉर एग्जांपल फ्लॉ के अंदर के एक फ्लॉ के अंदर या एक प्रोसेस के अंदर कोई एक क्रिटिकल स्टेप मिस हो गया, बट हो सकता है कि जस्ट टू सेव द टाइम और जस्ट टू सेव हिज ओन स्किन कि यार ये बात हो सकता है ये इशू मेरी वजह से है, तो वो ये बात बता ही नहीं रहा. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रोडक्शन में जाके या क्लाइंट साइड से ये इश्यू अगर रेज हो जाए तो दैट्स अ मच बिगर कॉस्ट देन यू फिक्स इट एट द मोमेंट यू फाइंड इट आउट. सो इसको अवॉइड करने के लिए, यानी जो आपका इशू है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल ट्राई करने के लिए अमूमन इंस्पेक्शंस की जाती हैं.
रिव्यूज किए जाते हैं। रिव्यू से मुराद ये होती है या इंस्पेक्शन से मुराद ये होती है कि आप बेसिकली टीम बना देते हैं, यानी जब आपने वेरिफिकेशन भी करनी है, यू विल नॉट रिलाई ऑन वन पर्सन। उसके लिए भी आप टेस्ट केसेस लिखते हैं, उसके लिए भी आप यूज केसेस से वेरिफिकेशन निकालते हैं, उसके लिए भी यू हैव अ पैनल टू डू द रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन। द गाइडिंग लाइन इज कि आपने रिव्यूज करने हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के, ताकि पहला चेक आया क्लाइंट का, दूसरा चेक आया बिजनेस एनालिस्ट का या प्रोजेक्ट मैनेजर का। इन दोनों के ऊपर एडिशनल चेक टू वेरीफाई करने के लिए वो क्यूए का काम है। यानी वो क्यूए भी अपने अपने वैसे ही टेस्ट केसेस लिखेंगे जैसे कोडिंग में लिखते हैं, वैसे ही यूज केसेस के साथ मैपिंग निकालेंगे जैसे वो कोडिंग में निकालते हैं। तो बेसिकली रिव्यूज होती हैं, इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन फ्रॉम अ व्यू पॉइंट कि जी आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आप टेस्ट केसेस लिख रहे हैं क्या वो यूज केसेस से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये काम होता प्योर बेसिकली क्यूए का है, लेकिन ये एक एडिशनल लेयर है ऑफ मेकिंग श्योर कि यू डोंट पास द बैड रिक्वायरमेंट्स इनटू द नेक्स्ट फेज। यानी अगर कोई इशू है रिक्वायरमेंट्स के अंदर तो वो इशू एज सून एज पॉसिबल डिटेक्ट हो जाए। ओकेजनली या कुछ अगर जो प्रोजेक्ट है उसका साइज अगर बड़ा है तो ऐसा हो सकता है, एंड फॉर ऑल रियल टाइम रीजंस, फॉर ऑल द प्रैक्टिकल रीजंस इट एक्चुअली हैपन कि इन तमाम लेयर्स के बावजूद भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स आगे पास ऑन हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, और ये बिल्कुल रियलिटी है। यानी दिस इज व्हाट ऑन विच वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। ऐसा हो जाता है अगर प्रोजेक्ट का साइज बड़ा है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट हैव 100% स्टैंप ऑफ क्यूए के जी 100% रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही लिख दी गई है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज है, मतलब ये लिखी हुई चीज है, आपको विजुअली नजर नहीं आ रही कोई। तो आपने बेसिकली लिखी हुई चीज को आपने वेरीफाई करना है। ऑल यू कैन डू कि आप एडिशनल चेक्स लगा सकते हैं, लेकिन इसमें 100% गारंटी कभी भी नहीं होती।